तो जो भी स्टूडेंट इसमें कुछ नए ज्वाइन हुए हैं या कुछ अदर बैच है जो अपने उसमें कोई नई ज्वाइन हुए हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट है जो नए आए हैं इस पेपर में, तो उन सभी का और जो पुराने स्टूडेंट है अपने जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज सबको पता है कि आज अपना पेपर नंबर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पेपर का नाम था, जो पेपर नंबर फर्स्ट था, वो अपन ने पूरा कर दिया था। आज अपन देखने जा रहे हैं पेपर नंबर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब जो ये वाला पेपर है वो आपके दो पार्ट में बटा हुआ है। अब दो पार्ट में कैसे कि इसमें देखो, इसमें यदि मैं इस पेपर के नाम की बात करूं तो आपके पास दो है इसमें। एक लो है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स और एक आता है आपके पास पार्टिकल फिजिक्स। कौन सी आती है आपके पास? पार्टिकल फिजिक्स। तो आप सभी जानते हो कि आपके पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स है वो भी एक तरह से फिजिक्स की क्या है, ब्रांच है। यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपन क्या पढ़े, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े या पार्टिकल फिजिक्स पढ़े, तो सबसे पहले वो फिजिक्स पढ़ेंगे जो आपके लिए और नंबर लाने के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे इजी यूनिट रहे। तो अपन सबसे पहले वो यूनिट करेंगे जो आपके लिए कुछ याद भी नहीं करना पड़े, कुछ रटना नहीं पड़े, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े, केवल आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। यदि वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो उसके क्वेश्चन भी फिक्स है, क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि किस टाइप के आएंगे। तो अपन जो पहले पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपनी पार्टिकल फिजिक्स। कौन से पढ़ने जा रहे हैं? पार्टिकल फिजिक्स। और ये है आपकी यूनिट नंबर 4। कौन सी आपकी? यूनिट नंबर 4। और जो बाकी की 3 यूनिट है वो इस तीनों में है। जो बाकी की 3 यूनिट है आपकी वो इसमें है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल की बात होगी, बहुत सारे पार्टिकल कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से पार्टिकल ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपने कभी शायद सुने भी नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे पार्टिकल भी नए आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी आपके लिए कुछ नई होगी। तो अपन देखते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स में क्या आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो आएगा वही आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी है, इसके मास कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग इफेक्ट, मास इफेक्ट कैसे निकालते हैं, फिर अपने पास कुछ स्पेक्ट्रोग्राफी से रिलेटेड भी कुछ आएगा। तो ये सब न्यूक्लियर फोर्स आएगा। तो ये तो सब किस में आएंगे? इस यूनिट में आएंगे। आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 4 पार्टिकल फिजिक्स। अब उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, एक क्वेश्चन तो आसमान आता है उसमें थ्योरी बेस। क्या आता है आपके पास? थ्योरी बेस। इसका फिक्स पैटर्न है, यही इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो एक क्वेश्चन आता है वो तो क्या आता है आपका? थ्योरी बेस। थ्योरी बेस का में क्या होता है आपके पास, कोई भी वो एक्सप्लेन करने का पूछेगा। क्या पूछेगा आपका? कोई भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। या तो हो सकता है कोई नियम पूछे, हो सकता है कोई कंजर्वेशन का नियम पूछे, हो सकता है किसी पार्टिकल के बारे में पूछे, हो सकता है किसी नियम के बारे में पूछे। मतलब कुछ ना कुछ वो क्या पूछेगा? एक्सप्लेन करने के बारे में पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड पूछ सकता है वो क्या, एक फिक्स रिएक्शन देगा। अब जैसे आपके पास कोई भी रिएक्शन दे दी, उसमें ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टिकल है, इस टाइप से वो कुछ भी रिएक्शन देगा। और कितनी रिएक्शन देगा? टोटल मिला के 2 या 3 रिएक्शन देगा। तो इस टाइप से टोटल 3 रिएक्शन देगा। और वहां पे पूछेगा कि इसमें या तो कोई अज्ञात पार्टिकल का नाम बताइए, एक आधी जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और कहेगा कि अज्ञात कण का नाम बताइए। क्या कहेगा? अज्ञात कण का नाम बताइए। या तो वो ये पूछेगा। यदि अज्ञात कण नहीं पूछता है तो वो क्या पूछेगा? तो वो पूछेगा कि यहाँ पे कि आपको अज्ञात कण नहीं पूछता है तो पूछेगा कि जो भी रिएक्शन है वो कौन से टाइप की है, यानी किस टाइप की रिएक्शन है। तो वो पूछेगा कि आपके पास कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन से प्रकार की रिएक्शन ये हो सकती है। जो रिएक्शन है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो आज अपन वही पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन कौन से और कितने प्रकार की होती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जब अज्ञात कण हो गया, कौन से प्रकार हो गए। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक आता है कि एक थर्ड क्वेश्चन आता है, वो आता है क्वार्क से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? क्वार्क से रिलेटेड। अपन जैसे जैसे इसमें डीपली जाएंगे तो अपन को पता लगेगा कि जितने भी पार्टिकल है या एलिमेंट्री पार्टिकल है वो सब किससे मिलकर बने हैं, कोई ना कोई क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो उस क्वार्क से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें फिक्स है इस टाइप, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है और इसी यूनिट में से आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनने हैं। अब इसमें नंबर लाने का तरीका सबसे इजी है, आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर इसमें ला सकते हो। किसमें? इस यूनिट में, क्योंकि बिल्कुल भी थ्योरी है नहीं, एकदम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, एकदम जैसे मैथमेटिक्स होती है उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स। आज सारे ऑनलाइन आए नहीं, क्या बात है? नया पेपर है तो भी।
देखो अब अपन को क्या देखना है इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है, वो है आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम है? मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल। तो आपका फर्स्ट टॉपिक और जो यूनिट का नाम है वो भी यही है, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये अपन को देखना है कि मूल कण क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि ये जो मूल कण होता है या एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ये क्या होता है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरा साउंड और वॉइस क्लियर है क्या, क्योंकि सारे स्टूडेंट अभी लाइव में जुड़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? तो सारे स्टूडेंट का घर चले गए फिर आज आज तो शादियां भी नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल किसे कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा छोटे से छोटा विभाजित कण, यानी एक ऐसा छोटे से छोटा अविभाजित कण। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि कोई पार्टिकल है जिसको आप क्या कर सकते हो, विभाजित नहीं कर सकते। अब विभाजित नहीं कर सकते तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल आते हैं वो अपन को देखना होगा कि कौन कौन से टाइप के उसमें पार्टिकल आ सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं कि एलिमेंट्री पार्टिकल या मूल कण किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगी कि छोटी से छोटी एक इकाई होती है। क्या होती है? अपन कोई भी एक ऐसा बड़ा ऐसा क्रिस्टल ले ले, उस क्रिस्टल को अपन तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, टुकड़े करते जाए, तो उसमें लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में एक जाके एक इकाई बचेगी। यानी बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आप सबको पता है कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। यदि मैं परमाणु को क्या करूं, अलग अलग करूं, तो उसमें क्या बनेगी? एक एक इकाई बनेगी। तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट कुछ इस टाइप का है यहाँ पे, कि यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा होगा कि वे कण जिनको अपन तोड़ नहीं सकते, यानी वह छोटी से छोटी इकाई जो क्या रहती है? अविभाज्य रहती है। तो वो आपका क्या कहलाता है? मूल कण कहलाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसको जो क्या रहती है? अविभाज्य रहती है। यानी छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण मान लो, छोटे से छोटा कण या ऐसी इकाई जो क्या रहे अपने पास? अविभाज्य रहे। क्या रहा है आपके पास? अविभाज्य रहे, जो कभी भी टूटती नहीं है या जिसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपका मूल कण कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल कण कहलाता है। अब इसमें और क्या देखना है? ये तो देख लिया कि मूल कण ये होता है। अब मूल कण होते कौन कौन से ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अपना नाम ही ये है कि एलिमेंट्री पार्टिकल। तो सबसे पहले मूल कण होते कौन से? आप कौन कौन से पार्टिकल को जानते हो? वैसे तो मूल एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, बट आप कौन कौन से जानते हो? और सबसे पहले मूल कण कौन सा बताया गया, कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल बताया गया? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो पार्टिकल है वो कौन सा बताया गया। तो यदि मैं बात करता हूँ 19वीं शताब्दी की, कौन सी बात करता हूँ? 19th सेंचुरी की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करूं तो प्रारंभ में सबसे पहले अपने पास पता लगा कि क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है, कोई भी वस्तु होती है या कोई भी न्यूक्लियस होता है, वो किससे मिलकर बना है? कोई अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कोई अणु है, अणु तो क्या होता है? दो परमाणु से मिलकर बना है या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। यानी अणु क्या अविभाज्य है? या जो मॉलिक्यूलर है वो कभी भी अविभाज्य नहीं होता। तो वहां पे अविभाज्य कौन होगा? परमाणु होगा। क्यों? क्योंकि अणु को तो अपन तोड़ सकते हैं, तो अपन को क्या मिलेंगे? परमाणु मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 19th सेंचुरी में तो सबसे पहले क्या बताया गया कि जो परमाणु होता है या जो एटम्स होता है, परमाणु होता है या जो क्या होता है आपके पास एटम्स होता है, वो भी क्या होता है? एक अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। तो यहाँ पे मान लिया कि जब परमाणु अविभाज्य होता है तो ये परमाणु भी क्या होगा? अपना एक तरह से मूल कण होगा। क्या होगा आपके पास? ये परमाणु क्या होगा आपके पास? मूल कण होगा। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं 19वीं शताब्दी के अंत की। 19वीं शताब्दी के अंत की। अब जब 19वीं शताब्दी के अंत में आते हैं अपन, ये तो प्रारंभ में था, जब इसके अंत में आते हैं, देखो अपन पहले बात करें थ्योरेटिकल की कि इसमें कौन कौन से अविभाज्य कण माने गए, उसके बारे में लिखेंगे, समझेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं कौन सी? अविभाज्य कण में दूसरे पार्टिकल की, जो अपने पास आता है कौन? 1897 में। 19वीं शताब्दी के अंत में बात कर रहे हैं, 1897। इसमें बात करते हैं कि जे जे थॉमसन, आपने सुना होगा, एक प्रयोग था। क्या था आपके पास? जे जे थॉमसन। सभी ने नाम सुना है कि जे जे थॉमसन क्या था? जे जे थॉमसन ने एक मॉडल बताया था जिसको अपन प्लंक पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जिसमें उन्होंने क्या बताया था? जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जे जे थॉमसन ने ये बताया था कि ये क्या होता है? कोई ऐसा कोई धनावेशित गोला होता है, कोई परमाणु होता है, वो क्या होता है? इस टाइप से धनावेशित गोला होता है, और इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से क्या रहते हैं? इसमें इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं,
और इसमें जो बहुत सारा पार्ट है वो क्या रहता है, एक तरह से भरा भरा सा रहता है, जिसे अपन वाटरमेलन के नाम से या तरबूज या आलू बुखारे के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया गया। यह एक वाटरमेलन या तरबूज जो होता है, आपने खाया होगा कभी, तो उसमें क्या होता है, जो रेड कलर का होता है वो तो क्या रहता है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज वाला भाग रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितना रहता है, नेगेटिव चार्ज वाला रहता है। और इन्होंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे किसकी खोज की गई, तो मैं कह सकता हूँ कि जे थॉमसन द्वारा किसकी खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विभाजित कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का भी अपन विभाजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या माना गया, एक तरह से मूल कण माना गया। तो किसकी खोज की गई, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। तो यहाँ पे कौन आ गया, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इलेक्ट्रॉन को भी क्या माना अपन ने, मूल कण माना या एलिमेंट्री पार्टिकल माना। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद आता है 1911 में कौन, रदरफोर्ड। कौन आता है आपके पास, रदरफोर्ड। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन को मूल कण मान लिया, फिर आता है आपके पास 1911 में, 1911 की बात करते हैं तो उसमें आता है रदरफोर्ड। कौन आता है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको सभी को पता है कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम या अल्फा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम के नाम से अपन ने देखा था। तो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था। आप सभी को ध्यान होगा कि गोल्ड फॉइल पे वहां उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई थी। वहां पे देखा था कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल, एक पार्टिकल ऐसा होता है जो वापस रिफ्लेक्ट होके आता है। तो इस तरीके से वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका नाम था रदरफोर्ड। और उसने क्या बताया 1911 में, जब ये वाला प्रयोग हुआ तो उसने देखा कि कोई भी एटम्स होता है, कोई भी एटम्स होता है या कोई भी न्यूक्लियस होता है, उस एटम्स के बीच में एक स्मॉल सा भाग रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। तो यहाँ से अपन ने देखा था कि इसके बीच में जो भाग रहता है वो क्या रहता है, नाभिक रहता है। इस नाभिक में दो तरह के पार्टिकल रहते हैं, ये भी इसने बताया था। कौन कौन से रहते हैं, एक तो प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे इसमें दो तरह के पार्टिकल रहते हैं, एक तो रहता है आपके पास प्रोटॉन, एक तो क्या रहता है, प्रोटॉन, और एक रहता है आपके पास न्यूट्रॉन। अब इन्होंने क्या का बताया कि ये जो दोनों है, ये क्या कहलाता है आपके पास, एक तरह से दोनों पार्टिकल कहलाते हैं न्यूक्लियन। यदि दोनों को मैं कॉमन रूप से बोलूं तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, न्यूक्लियन। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि कोई भी एटम्स होता है, कोई भी नाभिक होता है, उसमें दो तरह के परमाणु या दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, जिनको विभाजित नहीं कर सकते। जब इसको भी विभाजित नहीं कर सकते तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है अपने पास, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो भी क्या एक अविभाज्य कण है। क्या है आपके पास, अविभाज्य कण है। और जो अविभाज्य होगा वो क्या होगा आपका, है 100% एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। तो आपने इससे आगे सुना होगा, देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ तक तो अपन ने देखा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कितनी खोज की गई अपने पास, 3 पार्टिकल की खोज की गई जो अविभाज्य कण थे। एक तो प्रोटॉन आ गया, एक न्यूट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये 3 तरह के पार्टिकल माने जाते थे। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, पाउली संकल्पना। क्या सुना होगा, पाउली। तो आपने 12th क्लास में या फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं सुना होगा कि 1900 के बाद में जो बीटा डीके अपन देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, बीटा डीके देखते हैं। तो वहां पे अपन बात करते हैं 1930 की। 1930 में पाउली ने एक संकल्पना दी। क्या दी, पाउली ने एक संकल्पना दी। और पाउली क्या बताता है, पाउली ये बताता है कि वहां पे कोई भी अल्फा या बीटा डीके होता है, तो पाउली ने जो प्रॉपर बताया था वो बीटा डीके के बारे में बताया था। और उसने क्या बताया था कि कोई भी कंजर्वेटिव लॉ फॉलो कराने के लिए वहां पे उसने एक नए पार्टिकल का नाम दिया था, जो होता है न्यूट्रिनो। आपने नाम सुना होगा, न्यूट्रिनो। तो 1930 में पाउली संकल्पना क्या बताता है, एक नए पार्टिकल का नाम बताता है, जिसका नाम है न्यूट्रिनो। क्या नाम है, न्यूट्रिनो। क्या नाम है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। आप जानते हो कि जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसके पार्टिकल भी होता है तो एंटी पार्टिकल भी होता है। तो यहाँ पे इसका नाम आया था न्यूट्रिनो। और ये भी कैसा था, एक तरह से अविभाज्य कण था। ये भी कैसा था, अविभाज्य कण था। और जो न्यूट्रिनो होता है वो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से मास लेस होता है, चार्ज लेस होता है। न्यूट्रिनो जहां भी निकलता है वो ना तो जेड में चेंज करता है ना ए में चेंज करता है। तो मास लेस और चार्ज लेस पार्टिकल माना जाता है किसको, न्यूट्रिनो को। तो यहाँ पे इस तरह का इसका कुछ कंसेप्ट था। और यहाँ से अपन देखते हैं कि अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, टोटल 4 हो गई। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अब कौन कौन से हो गए आपके पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन हो गया, फिर कौन सा हो गया, न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या जो अपन रेगुलर यूज में लेते हैं वो लेते हैं ये वाले 4 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो उसकी कुछ थ्योरी है वो इस टाइप से है, ठीक है।
तो इस थ्योरी को आपको देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने के अकॉर्डिंग लिखाया है, अब मैं आपको थ्योरी में भी लिखवाऊंगा। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किसकी खोज हुई, 19वीं शताब्दी में परमाणु की खोज हुई, जो परमाणु जब क्या माना जाता था, अविभाज्य माना जाता था। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद आता है कौन, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने क्या बताया कि इस जो परमाणु होता है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, चार्जलेस हो जाते हैं, यानी परमाणु कैसा होता है अपना, उदासीन होता है। तो मैं कहता हूं यदि परमाणु कहे तो उदासीन है और यदि नाभिक कहे तो धनावेशित है। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन और जब अपने पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं तो वो उदासीन होता है। न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है या उदासीन है, न्यूट्रल है, तो वहां पे कह सकता हूँ कि नाभिक का आवेश क्या होगा, हमेशा धन आवेशित होगा। उसके बाद अपने पास क्या आया, तो यहाँ से पता लगा कि पहले परमाणु को अविभाज्य माना, फिर इलेक्ट्रॉन को मान लिया, फिर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मान लिया और पाउली ने न्यूट्रिनो को मान लिया। तो इस बेस में अपने पास टोटल कितने पार्टिकल आ गए, अविभाज्य कण आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से अपने पास 4 पार्टिकल आ गए। इसके बाद जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल का अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल है जो अपन अलग अलग नाम से जानेंगे, जिसमें आपके पास आते हैं बोजोन आते हैं, फर्मियन आते हैं, फर्मियन बोजोन, गेज बोजोन, पायोन्स, कायोन्स, लैम्बडा, इस टाइप के बहुत सारे पार्टिकल आते हैं। वो अपन पार्टिकल का जब क्लासिफिकेशन करेंगे जब करेंगे, बट अपन जो ज्यादातर डेली यूज में जो अपन पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि ये 4 अपने पास क्या होते हैं, एक तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल आजकल जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ रही है तो खूब सारे एलिमेंट्री पार्टिकल आजकल मिल रहे हैं। तो बताओ इसमें कुछ, यदि किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, और नहीं कर पूछना तो अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो लगाइए, आप टॉपिक लगाइए मूल कण यूनिट नंबर 4 और उसमें लिखिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही आपको मैं पूरी थ्योरी में लिखवाऊंगा। तो लिखिए इसमें मूल कण में लिखिए, वे कण जिनका विभाजन या खंडन संभव नहीं होता, वे कण जिनका विभाजन या खंडन संभव नहीं होता मूल कण कहलाते हैं। वे कण जिनका विभाजन या खंडन संभव नहीं होता मूल कण कहलाते हैं। वे कण जिनका विभाजन या खंडन संभव नहीं होता मूल कण कहलाते हैं। अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई, अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता मूल कण कहलाते हैं। मूल कण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता मूल कण कहलाते हैं। फिर नई लाइन से लिखना, 19वीं शताब्दी में परमाणु ही अविभाज्य कण माना जाता था। 19वीं शताब्दी में परमाणु ही अविभाज्य कण माना जाता था। 19वीं शताब्दी में परमाणु ही मूल कण माना जाता था, या 19वीं शताब्दी में परमाणु ही अविभाज्य कण माना जाता था। इसे ही मूल कण मानते थे, इसे ही मूल कण मानते थे। फिर नई लाइन से लिखना, 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में 1897 में, 19वीं शताब्दी के अंत में 1897 में जे जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में 1897 में जे जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तथा 1911 में, तथा 1911 में, तथा 1911 में, तथा 1911 में
रदरफोर्ड द्वारा तथा 1911 में रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज हुई तथा 1911 में रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज हुई। और 1919 में रदरफोर्ड ने बताया कि 1919 में रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। 1919 में रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद बताया था कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का विखंडन संभव नहीं होता। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का विखंडन संभव नहीं होता। अतः इन्हें भी मूल कण माना गया। अतः इन्हें भी मूल कण माना गया। अतः इन्हें भी मूल कण माना गया। सन 1930 में बीटा कण की संकल्पना पाउली ने बताई। सन 1930 में बीटा कण की संकल्पना पाउली ने बताई। सन 1930 में बीटा कण की संकल्पना पाउली ने बताई। इसमें न्यूट्रिनो नामक कण के बारे में बताया गया। इसमें न्यूट्रिनो नामक कण के बारे में बताया गया। इसमें न्यूट्रिनो नामक कण के बारे में बताया गया। अतः इसका भी विखंडन संभव नहीं था। अतः इसका भी विखंडन संभव नहीं था। सन 1930 में बीटा कण की संकल्पना पाउली ने बताई। इसमें न्यूट्रिनो नामक कण के बारे में बताया गया। अतः इसका भी विखंडन संभव नहीं था, तो इसे भी मूल कण के रूप में स्थापित किया। तो इसे भी मूल कण के रूप में जाना गया या स्थापित किया। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड था। अब अपन आगे देख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो भी देखने हैं वो भी कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है और कौन कौन सी अन्य क्रिया है जो आपके काम आने वाली है। और उससे ये वाला जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है और आपके भी आने के चांस है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि अन्योन्य क्रिया के बारे में समझाइए, या उसके नाम दे देगा कि अन्योन्य क्रिया जितनी प्रकार की होती है उसमें से कोई भी दो दे देगा। तो इस टाइप से वो पूछ सकता है। तो अब अन्योन्य क्रिया कौन कौन सी होती है और कितने टाइप की होती है वो अपन को सबसे पहले देखना है। तो टॉपिक लगाइए अन्योन्य क्रिया के प्रकार। अन्योन्य क्रिया के प्रकार, इसको मैं लिख सकता हूं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अन्योन्य प्रकार होता क्या है, अन्योन्य क्रिया के प्रकार में क्या आता है। अब इसमें वे मूल कण आते हैं जो अपन ने एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़े, जो मूल कण होते हैं। अब मूल कण बहुत सारे होते हैं, वो अपन आगे जाके देखेंगे कि जितने भी मूल कण होते हैं उन मूल कणों के बीच में क्या होती है, कुछ ना कुछ क्रिया होती है। क्या होती है? इस मूल कण होते हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें अन्योन्य क्रिया में क्या होगा कि जो भी आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल है या मूल कण है, क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो मूल कण है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब वो रिएक्शन किस टाइप की है वो अपन को देखना है। तो जब कोई मूल कण है वो क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करेंगे तो आपके पास कुछ रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो यहाँ पे अपन को देखनी है। तो देखो इसमें रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो मैं 4 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा।
फर्स्ट होता है आपके पास क्या, फर्स्ट होता है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। सेकंड होती है आपके पास विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। सेकंड होती है आपके पास विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। कौन सी होती है, विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। थर्ड होती है आपके पास कौन सी, थर्ड होती है आपके पास कौन सी, दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है वीक या स्ट्रॉन्ग। या अपने पास दो टाइप की होती है, एक तो प्रबल अन्योन्य क्रिया, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, प्रबल अन्योन्य क्रिया, और एक होता है आपके पास दुर्बल अन्योन्य क्रिया। दुर्बल अन्योन्य क्रिया। अब इसमें अपन को देखना क्या है कि इसमें ये देखना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसे तो बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसे बोलते हैं अपन विद्युत चुंबकत्व यानी ईएम रिएक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन, ईएम इंटरेक्शन। इसे बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इसे बोलते हैं अपन वीक इंटरेक्शन। तो देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है ज्यादातर, वो क्या बनता है, या तो वो पूछेगा कि कितने प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इन चारों के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। या फिर वो पूछ सकता है कि इन चारों में से कोई भी दो पूछ लेगा, ये या ये पूछ ले, ये या ये पूछ ले, या हो सकता है कोई भी एक पूछ ले, तो उसके बारे में भी अपन को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूछ सकता है। उसके बाद इसमें एक जो भी मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिएक्शन दी हुई होती है, उस रिएक्शन में पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कौन से क्रिया को शो कर रहा है, यानी कौन से टाइप का इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो वहां पे आपके इन चारों में से कोई भी एक इंटरेक्शन आएगा कि कोई भी रिएक्शन होगी, उसमें अपन कुछ लॉ लगाते हुए उस रिएक्शन को चेक करेंगे, और वो चेक करने पर अपन को पता लगेगा कि वो कौन सी रिएक्शन है, ईएम रिएक्शन है, ईएम इंटरेक्शन को शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग को शो कर रहा है, या वीक को शो कर रहा है, या ग्रेविटेशनल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है, चार टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया, प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रिया। फिर मैं कह सकता हूं कि इसमें चारों में डिफरेंस क्या क्या है, तो अपन एक एक लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों को लूंगा, फिर मैं इन दोनों को लूंगा। तो पहले तो अपन देखेंगे इन दोनों के बारे में कि ये दोनों क्या बताते हैं। तो पहले अपन इसके बारे में दो चार लाइन लिख लो, ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर अपन एक एक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब ध्यान रखना कि जितनी भी रिएक्शन होगी, जो भी कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल यदि कुछ रिएक्शन करता है, तो उसमें ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल तो आपका हमेशा ही होगा। क्या होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमेशा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये ग्रेविटेशनल है, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। किसके द्वारा परिभाषित होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा परिभाषित होता है, जिसमें कुछ न कुछ पार्टिकल का मास रहता है। यदि किसी पार्टिकल का मास है, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो 100% है। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं पूछा जाता। यदि कोई भी रिएक्शन दे देगा तो वो ऐसे नहीं, वहां पे अपन ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सभी में होगा, क्योंकि जिस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल यदि कोई रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो उसमें उसका कोई ना कोई मास होगा, और उसका कोई ना कोई मास है, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन 100% होगा। एग्जाम में पूछता है इन तीन से रिलेटेड, या तो वो कहेगा कोई भी रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे मैंने कोई भी रिएक्शन दे दी, ए प्लस बी प्लस सी ई प्लस डी, इस टाइप से कोई रिएक्शन दे दी, और यहाँ पे कहेगा कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो वहां पे आपके पास इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन निकलेगी। हो सकता है वो तो ये निकले, हो सकता है वो ये निकले, और हो सकता है वो ये निकले, तो वो अपन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन इन चारों के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या क्या होता है इन चारों में, वो देखेंगे, फिर अपन इस रिएक्शन वाले कंसेप्ट पे आएंगे। तो अपन बात करते हैं, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। पहले आप लिख लीजिए अन्योन्य क्रिया के प्रकार, और उसमें लिखिए वह अन्योन्य क्रिया जो कि मूल कणों के द्वारा संभव हो, वह अन्योन्य क्रिया जो कि मूल कणों के द्वारा संभव हो, वह अन्योन्य क्रिया जो कि मूल कणों के द्वारा संभव हो, मौलिक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। वह अन्योन्य क्रिया जो कि मूल कणों के द्वारा संभव हो, मौलिक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यह अन्योन्य क्रिया चार प्रकार की होती है।
यह अन्योन्य क्रिया 4 प्रकार की होती है। यह अन्योन्य क्रिया 4 प्रकार की होती है। इसको अपन कहते हैं, फुल नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका ग्रेविटेशनल, इसका स्टॉर्म और उसका वीक। तो ये फ्लो चार्ट बना लो आप, फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। फ्लो चार्ट बना लीजिए इसका। और इसमें ध्यान रखना कि जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसी को आपको उसी दिन पढ़ के आपको रिवाइज करके रखना है। ऐसे नहीं कि आज जो पढ़ाया उसको 2-2 3-3 दिन आप लेके चले हो, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी आज पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक ही दिन में रिवाइज कर लो, वापस कल पढ़ाया जाए उसको साथ साथ में ही चलते रहो, ताकि अपना कोर्स है वो इजीली एग्जाम से पहले पहले आराम से पूरा हो जाएगा। अपन ने टारगेट लिया है, इस यूनिट का टारगेट लिया है मैंने 7 से 8 दिन का। 7 से 8 दिन में ये यूनिट पूरी करेंगे और इस यूनिट के बाद अपन दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स अपन लगभग पूरी फरवरी में पूरी करेंगे, लगभग 28 से 30 दिन में पूरी करेंगे। फ्लो चार्ट बनाइए। बना दिया होगा। देखो हो सके जितने तो आपको लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, बट कभी कभार आपकी लाइव रह जाती है कुछ कारणवश या कुछ आपके बिजी होने के कारण, तो आप रिकॉर्डेड लिया करो। बाकी जहां तक पॉसिबिलिटी हो लाइव लिया करो, क्योंकि लाइव में समझ में आने में इजी रहता है। कुछ भी पूछना हो तो आप तुरंत पूछ भी सकते हो। अब देखो इसमें यहाँ पे अपन 2 टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट तो है आपके पास ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। तो एक साइड तो मैं ले लेता हूँ गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया और एक साइड लेता हूं मैं विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। अब देखो इनमें दोनों में अपन दोनों को डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसमें, एक है अपने पास गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया, सेकंड है आपके पास विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। ये रिएक्शन क्या कहती है कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है वो सबसे पहले किस में लगता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल ये इंटरेक्शन है गुरुत्वाकर्षण, देखो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जो ये अन्योन्य क्रिया होती है वो किससे डिफाइन होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से होती है। किससे होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से होती है। किससे होती है आपके पास, गुरुत्वाकर्षण बल से होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से परिभाषित होती है। साथ साथ में किसी को भी नहीं लिखना है, मैं प्रॉपर आपको थ्योरी में लिखवाऊंगा, आपको केवल समझना है, जब लिखने का बोलूं जब लिखना है। तो अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से परिभाषित होती है। अब आप जानते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कोई भी m1 द्रव्यमान का पार्टिकल है, कोई m2 द्रव्यमान का पार्टिकल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल आप कैसे लिखते हो, f जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस टाइप से लिखते हो। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या होता है आर कैप, और ये क्या होता है यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो बल होता है वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी न किसी को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो ये बल कैसा होगा, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए ये माइनस क्या व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, आकर्षण को व्यक्त कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो जी है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जो जी है वो क्या होता है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻, और न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होती है। यहाँ से निकाल सकते हो जी की यूनिट क्या होती है।
तो यहाँ पे क्या आया, ये तो आप पहले से जानते हो कि कोई भी दो m1 m2 द्रव्यमान के मास है, उनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इतना होगा। तो ये तो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल किससे डिफाइन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट तो ये लिख लिया कि ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से डिफाइन होगा। क्लियर। अब ये क्या होता है आपका, कूलाम बल से होता है। ये क्या होता है आपका, जो ये होता है, ये होता है कूलाम बल से परिभाषित होता है। कूलाम बल या विद्युत बल भी बोल सकते हो, कूलाम बल से परिभाषित होता है। अब आप जानते हो कि जब कूलाम बल से परिभाषित होगा, कूलाम फोर्स की बात होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, Q1 Q2 दो चार्ज आएंगे, क्योंकि कूलाम बल क्या कहता है, Q1 Q2 के दो चार्ज है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। अब इसमें जो बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसमें क्या आता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है, आर के प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये इसमें क्या कर रहा है, आकर्षण को भी व्यक्त करेगा और प्रतिकर्षण को भी व्यक्त करेगा। तो यहाँ से अपन जानते हैं, क्या क्या जानते हैं कि जो ये यदि समान आवेश के है तब तो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि माइनस आता है इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो के है, के अब आप जानते हो किस पर डिपेंड रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू रहती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये रहती है। तो ये आप जानते हो सभी, ये वाले आप पढ़े हुए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट देख लिया गुरुत्वाकर्षण बल से परिभाषित होता है, ये कूलम बल से परिभाषित होता है। अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं एक एक। अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये कहां पर लगेगा, जहां पर आपका मास होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये कहां पर डिफाइन होगा, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो कहां पर डिफाइन होगा, जहां पर आपका मास प्रेजेंट हो, यानी कोई ना कोई पार्टिकल है उसका द्रव्यमान उपस्थित होगा। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है या जो मास है वो क्या होना चाहिए, आपके पास उपस्थित होना चाहिए। द्रव्यमान क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो द्रव्यमान की बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसका मास है तो वहां पे ग्रेविटेशनल लगना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे मास नहीं है तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास, आवेश होना चाहिए, यानी कोई भी आवेशित कण होना चाहिए। जो भी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, आपके पास आवेशित कण होगा। क्या होगा, आवेशित कण होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं अपने पास कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हो गया, यहाँ पे आवेशित कण हो गया। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बल है हमेशा कैसा रहता है, आकर्षण का रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये बल हमेशा कैसा रहेगा, आपके पास आकर्षण का रहेगा, आकर्षण रहेगा, या आकर्षण प्रकृति का रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। वो कैसे, जब अपने पास अलग अलग चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा। यदि ऑपोजिट है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्या ये माध्यम पर डिपेंड करता है क्या, और क्या ये माध्यम पर डिपेंड करता है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि माध्यम पर कैसे डिपेंड करेगा। क्या यहाँ पे कोई जी की वैल्यू है आपके पास, जी की वैल्यू तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह माध्यम पर निर्भर नहीं है। क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं है। बट यहाँ पे आप जानते हो ये फोर्स होता है, उसमें जो के की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे विद्युतशीलता है किसकी, निर्वात की। अब यहाँ पे यदि मैं इसके मीडियम होता है तो यहाँ पे जब यदि कोई मीडियम की बात करती है तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब चेंज होता है तो वहां पे यदि कोई मीडियम की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, जिसे अपन परावैद्युत नियतांक बोलते हैं, और परावैद्युत नियतांक के साथ आपका क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करता है, एक तरह से माध्यम पर निर्भर करता है। क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसमें अपन ऐसे भी कह सकते हैं, क्या ये दोनों वेग पर डिपेंड है क्या, ये दोनों वेग पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों वेग पर तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वेग पर निर्भर नहीं है। ये वेग पर ये भी निर्भर नहीं है और वेग पर ये भी निर्भर नहीं है। क्लियर। और आप इन दोनों में क्या क्या बता सकते हो कि इसमें तो आकर्षण प्रतिकर्षण ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, माध्यम ले लिया, वेग ले लिया, और आप क्या बता सकते हो मुझे कमेंट करके बताइए, और इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जनरली तो यही डिफरेंस होता है। अब इसका एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है वो लिखो, इसका जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, इसका क्वांटा क्या होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर इसका जो क्वांटा होता है वो क्या होता है और जो इसका क्वांटा होता है वो क्या होता है। पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वांटा होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटा होता क्या है। तो क्वांटा का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी आपके पास यदि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रही है तो इसका जो क्वांटा यानी इसमें ये जो पार्टिकल है जो इसका क्वांटा है वो 100% उसका रोल होगा कहीं ना कहीं। तो इसका जो क्वांटा है वो तो कौन सा है, ग्रेविटॉन। कौन सा है आपके पास, ग्रेविटॉन। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो क्वांटा होगा वो कौन सा होगा आपके पास, ग्रेविटॉन होगा। कौन सा होगा, ग्रेविटॉन होगा। और उसका जो क्वांटा होगा वो कौन सा होगा आपके पास, फोटोन होगा। कौन सा होगा आपके पास, उसका जो क्वांटा होगा वो क्या होगा आपके पास, फोटोन। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो क्वांटा होगा वो कौन सा होगा, फोटोन। और ये दोनों कैसे है, दोनों बोसॉन कण है। दोनों कैसे है आपके पास, ये भी बोसॉन कण है और ये भी बोसॉन कण है। अब आप कहोगे कि ये बोसॉन कण क्या होते हैं, तो वो आप जब आगे पढ़ोगे तब पता लगेगा कि बोसॉन और फर्मियन कैसे अलग अलग डिफाइन होते हैं। गैस बोसॉन कौन से होते हैं, लेप्टॉन कौन से होते हैं, बोसॉन कौन से होते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये जनरल सा मोटा मोटा डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट, ये द्रव्यमान पर, जहां द्रव्यमान उपस्थित होगा वहीं पर ये लगेगा। यहाँ पर जहां पर आवेशित कण उपस्थित है तो वहां पर ये लगेगा। फिर मैं कहता हूँ यदि यहाँ पे ये कौन सा आकर्षण है तो ये कौन सा प्रतिकर्षण है, और आकर्षण दोनों है क्योंकि इसमें प्लस माइनस आता है। यदि माइनस ओनली माइनस आता है तो वो हमेशा आकर्षण को व्यक्त करता है, प्लस आता है तो वो हमेशा प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। फिर ये माध्यम पर निर्भर नहीं है, ये क्या है आपका, माध्यम पर निर्भर है। ये क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता क्योंकि वेग पर तो ये भी निर्भर नहीं करता। बट ये क्या, इसका क्वांटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा देना कि इसका क्वांटा कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो क्वांटा है वो क्या है आपका, फोटोन है। तो क्वांटा चारों का होगा, चार रिएक्शन है अपने पास, चारों का क्वांटा होगा। क्लियर। तो अपन एक एक करके इसको रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट लगाइए आप गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट लगाइए आप गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया और इसमें लिखिए कि वह अन्योन्य क्रिया जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा परिभाषित हो, वह अन्योन्य क्रिया जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा परिभाषित हो, वह अन्योन्य क्रिया जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा परिभाषित हो, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। माना दो मूल कण जिनका द्रव्यमान, माना दो मूल कण जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। माना दो मूल कण जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। माना दो मूल कण जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। इन मूल कणों के मध्य दूरी स्मॉल r है। इन मूल कणों के मध्य दूरी स्मॉल r है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल, अतः गुरुत्वाकर्षण बल मूल कणों के द्रव्यमान के, अतः गुरुत्वाकर्षण बल मूल कणों के द्रव्यमान के, अतः गुरुत्वाकर्षण बल मूल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के, तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो अपन ने क्या लिखा है, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा है। अब इसमें आप ये वाला लिखो जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, इसमें ये वाला लिख लो पूरा, ये डायग्राम बना दो, फोर्स लिख लो और ये जी का मान लिख लो। तो ये जो ब्लैक ब्लैक मार्कर में लिखा है वो लिखो, फिर अपन नीचे एक एक पॉइंट वाइज लिखेंगे। जो जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है वो लिखो और इसके नीचे आगे अपन एक एक पॉइंट वाइज लिखेंगे।
लिख लेना यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण को व्यक्त करता है या आकर्षण बल को व्यक्त करता है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को व्यक्त करता है। फिर लिखिए, एक एक पॉइंट वाइज लिखना अपने आगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया केवल उन्हीं मूल कणों में परिभाषित होती है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया केवल उन्हीं मूल कणों में परिभाषित होती है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया केवल उन्हीं मूल कणों में परिभाषित होती है जिनमें द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिनमें द्रव्यमान उपस्थित होता है। जिनमें द्रव्यमान उपस्थित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, यह क्रिया द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह क्रिया द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह क्रिया द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस अन्योन्य क्रिया की परास अनंत होती है। परास का मतलब क्या होता है? देखो, परास मैं लिखता हूं, परास इसकी भी अनंत होती है और इसकी भी अनंत होती है, दोनों की इन्फानिट होती है। परास होती क्या है? परास ये होती है कि ये जो फोर्स है वो इसमें कोई ऐसे डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अपन कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इनके बीच भी क्या लगता है, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, या फिर अपन ऐसे बहुत हैवी हैवी पार्टिकल कह सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, आपके पास परास होती है। तो परास में इसकी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होती कि उस डिस्टेंस पे ये फोर्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि वहां पर ये फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों की परास क्या होती है, अनंत होती है। तो इसमें लिख लेना, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की परास अनंत होती है। फिर लिखो, यह हमेशा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, यह हमेशा आकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है। 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 यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट लिखना, यह वेग पर भी निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट लिखना, यह वेग पर भी निर्भर नहीं करता। यह वेग पर भी निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो और उसमें इंपोर्टेंट भी लगाओ, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा ग्रेविटॉन होता है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा ग्रेविटॉन होता है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा ग्रेविटॉन होता है, जो कि एक बोसॉन कण है। जो कि एक बोसॉन कण है। सेकंड लगाओ, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। ग्रेविटॉन क्या है? देखो, ग्रेविटॉन एक पार्टिकल का नाम है। जैसे अपने पास इसका क्वांटा क्या है, फोटोन है, तो फोटोन क्या है अपने पास, एक तरह से पार्टिकल का नाम है। कोई कण का नाम क्या होता है, फोटोन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इसके लिए जो कंपल्सरी होगा वो क्या होगा, इसका पार्टिकल का नाम क्या होगा, ग्रेविटॉन होगा। यदि कोई पार्टिकल या कोई रिएक्शन, यदि कोई ऐसे मास वाले पार्टिकल है जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया को व्यक्त करेंगे, और सारे पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल को व्यक्त करेगा। इसलिए वहां का क्वांटा क्या कहलाता है, ग्रेविटॉन कहलाता है। ग्रेविटॉन एक पार्टिकल का नाम ही और कुछ नहीं। सेकंड लगाओ, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। सेकंड लगाओ, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, इसमें लिखो, वह अन्योन्य क्रिया
इसमें लिखो वह अन्योन्य क्रिया जो कूलाम बल के द्वारा परिभाषित हो। वह अन्योन्य क्रिया जो कूलाम बल के द्वारा परिभाषित हो। वह अन्योन्य क्रिया जो कूलाम बल के द्वारा परिभाषित हो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। वह अन्योन्य क्रिया जो कि कूलाम बल के द्वारा परिभाषित हो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है या ईएम इंटरेक्शन कहलाता है। माना दो मूल कण जिनका आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। माना दो मूल कण जिनका आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। इनके मध्य दूरी स्मॉल r है। इनके मध्य दूरी स्मॉल r है। अतः आवेशित कणों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो ब्लैक मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कूलाम बल में ये डायग्राम बना लो छोटा सा और ये फोर्स लिख लो और के का मान लिख लो। जो ब्लैक मार्कर में यहाँ पे लिखा हुआ वो नोट करो। फिर लिखो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण प्रकृति को या आकर्षण बल को, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को तथा धनात्मक चिन्ह प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करता है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को या आकर्षण प्रकृति को तथा धनात्मक चिन्ह प्रतिकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है। यह आवेश पर निर्भर नेक्स्ट पॉइंट में आगे पॉइंट वाइज लिखना। यह आवेश पर निर्भर करता है अर्थात आवेशित होना चाहिए। यह आवेश पर निर्भर करता है, इसे लिखिए। यह आवेश पर निर्भर करता है। इसकी परास अनंत होती है। यह आवेश पर निर्भर करता है। इसकी परास अनंत होती है। इसकी परास अनंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इस अन्योन्य क्रिया में समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश होने पर इस अन्योन्य क्रिया में समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश होने पर आकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है। इस अन्योन्य क्रिया में समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश होने पर आकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट लिखो, यह विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा फोटोन होता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा फोटोन होता है। यह भी एक बोसॉन कण है। यह भी एक बोसॉन कण है। और नेक्स्ट में लिखना, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। लिख लिए दोनों क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं अपन। दो रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है, दो जो अन्योन्य क्रिया थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड की। थर्ड रिएक्शन क्या कहती है उसकी बात करते हैं। थर्ड है, आपके पास हेडिंग लगा लो, प्रबल अन्योन्य क्रिया। थर्ड लगाओ, प्रबल अन्योन्य क्रिया। यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होता है, तो अपन जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहां पे होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यानी मैं सबसे पहले तो कह सकता हूं कि ये इसके स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो ये 4 टाइप के अपने पास जो रिएक्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन होगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग अन्योन्य क्रिया। अब ये स्ट्रॉन्ग अन्योन्य क्रिया कहां परिभाषित होती है, ये होती है नाभिकीय बल में। कहां होती है आपके पास, नाभिकीय बल में, जहां पर न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है, न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। और आप सभी जानते हो कि न्यूक्लियर फोर्स कहां पर वर्क करता है, तो न्यूक्लियर फोर्स करता है हमेशा नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके बीच में जो लगने वाला बल है, या मैं ऐसे कह सकता हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल है, वो क्या अपना एक न्यूक्लियर फोर्स है, जो काफी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपने कभी देखा है या कभी सुना है कि मैंने कोई नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दिया, कभी सुना है क्या, नहीं सुना। इसका मतलब क्या है, ना जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है वो आपका कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो भी कौन सा होगा आपके पास, न्यूक्लियर फोर्स हो जाए, जो कहां पर डिफाइन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। तो यहां पर जहां पे ये वाला कंसेप्ट आएगा कि यदि न्यूक्लियर फोर्स, देखो गुरुत्वीय था वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल था, विद्युत चुंबकत्व था वहां पर कूलाम बल था। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, नाभिकीय बल। तो यहाँ पे नाभिकीय बल के द्वारा जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी। इसके बेस में मैं और क्या कह सकता हूँ कि इसकी जो परास होती है, क्या होती है, इसकी जो परास होती है। अब इसकी परास की बात करूं तो परास यानी होती है रेंज, और आप जानते हो कि इसकी रेंज कितनी होती है, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, नाभिक की, और नाभिक की रेंज होती है आपके पास 10⁻⁻15 मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 फर्मी। क्या कह सकता हूं, 1 फर्मी। तो आप सभी जानते हो कि इसकी जो परास होती है वो क्या होती है, ये होती है। और अपन क्या कह सकते हैं, और अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो परास होती है, अब ये परास, ये मुझे ये बताओ इसकी जो परास है वो लघु है या बड़ी है, इसकी जो रेंज है वो क्या एक तरह से लघु परास है, यानी शॉर्ट रेंज है। क्या है ये, शॉर्ट रेंज है। क्योंकि जब मैं नाभिक की इसकी वैल्यू यदि बढ़ा दूं, यदि मैं नाभिक के अंदर की बात नहीं करके नाभिक के बाहर की बात करूं, तो वहां पे जानते हो वहां पर आपका न्यूक्लियर फोर्स वर्क ही नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो कहां लगता है, नाभिक के अंदर लगता है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज में लगता है। तो शॉर्ट रेंज में लगता है वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, नाभिकीय फोर्स लगेगा। और आप न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या बता सकते हो कि ये स्पिन डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो देखना है कि ये क्या करता है अपने पास। एक तो क्या न्यूक्लियर फोर्स आवेश पर डिपेंड करता है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ, या आवेश पर तो निर्भर नहीं होता, क्या नहीं होता, आवेश पर निर्भर नहीं है।
ना ये द्रव्यमान पर निर्भर है, आवेश पर निर्भर नहीं होता। यह प्रचक्रण यानी स्पिन, यह प्रचक्रण यानी स्पिन, और आप स्पिन आप जानते हो स्पिन पर क्या रहता है, ये निर्भर रहता है। स्पिन पर क्या रहता है, निर्भर करता है। स्पिन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसमें एक पॉजिटिव स्पिन होती है प्लस आप एक होती है आपके पास नेगेटिव, तो वो ये स्पिन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और आप इसके बारे में क्या बता सकते हो कि ये समबारिक यानी आइसो स्पिन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आइसो स्पिन पर भी डिपेंड करता है, यानी आपके पास एक टर्म आएगी जिसे बोलते हैं समबारिक प्रचक्रण, जिसे बोलते हैं अपन आइसो स्पिन। तो ये आइसो स्पिन पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और जो इसका जो क्वांटा होता है, इसका जो क्वांटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये होता है ग्लूऑन। क्या होता है, ग्लूऑन। फर्स्ट वाले का था ग्रेविटॉन, सेकंड का था आपके पास फोटोन, और थर्ड का आता है ग्लूऑन। तो इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो ये क्या होता है, इसकी जो प्रबलता होती है सबसे स्ट्रांग होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक शॉर्ट रेंज में काम करता है। इसकी मतलब इसकी जो परास होती है वो क्या होती है, एक लघु यानी शॉर्ट रेंज में होती है। और कितनी होती है, 10⁻⁻⁻15 या 1 फर्मी। किसके बीच में काम करता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। आवेश पर निर्भर है कि आवेश पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं नाभिक हमेशा कैसा है, धन आवेशित है, वो कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता। पृथक्करण यानी स्पिन पर निर्भर करता है, उसकी स्पिन कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो वो उस पर 100% वो निर्भर करेगा। और समबारिक स्पिन, ये मैं आपको आगे बात करूंगा। जो स्पिन का थर्ड घटक होता है या जेड घटक होता है वो आपका कहलाता है आइसो स्पिन, तो वो भी अपने आगे आएगा। और इसका जो क्वांटा होता है वो होता है ग्लूऑन। तो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। तो लिखिए थर्ड, प्रबल अन्योन्य क्रिया, प्रबल अन्योन्य क्रिया। और इसमें लिखिए वह अन्योन्य क्रिया जो नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाए, वह अन्योन्य क्रिया जो कि नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाए, वह अन्योन्य क्रिया जो कि नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाए प्रबल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। वह अन्योन्य क्रिया जो नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाए प्रबल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियन कणों के मध्य कार्य करती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियन कणों के मध्य कार्य करती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियन कणों के मध्य कार्य करती है। तो इसलिए इसे नाभिकीय अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। प्रबल अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियन कणों के मध्य कार्य करती है, तो इसलिए इसे नाभिकीय अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। इस अन्योन्य क्रिया की प्रबलता, इस अन्योन्य क्रिया की प्रबलता सभी अन्योन्य क्रियाओं से अधिक होती है। इसकी प्रबलता या इस अन्योन्य क्रिया की प्रबलता सभी अन्योन्य क्रियाओं से अधिक होती है। इसलिए यह प्रबल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इसलिए यह प्रबल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। फिर नीचे पॉइंट वाइज लिखना, प्रबल अन्योन्य क्रिया की परास, प्रबल अन्योन्य क्रिया की परास 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया की परास 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी की होती है। यह क्रिया नाभिकीय बल के लिए परिभाषित होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, यह क्रिया नाभिकीय बल के लिए परिभाषित होती है। यह क्रिया नाभिकीय बल के लिए परिभाषित होती है। इसकी परास लघु होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी परास लघु होती है।
इसकी परास लघु होती है। फिर लिखो यह आवेश पर निर्भर नहीं करती, यह आवेश पर निर्भर नहीं करती, यह आवेश पर निर्भर नहीं करती। और नेक्स्ट लिखो यह प्रचक्रण पर निर्भर करती है, यह प्रचक्रण या स्पिन पर निर्भर करती है, यह प्रचक्रण या स्पिन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यह समबारीक यानी आइसो स्पिन पर निर्भर करती है, यह समबारीक या आइसो स्पिन पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं का क्वांटा ग्लूऑन होता है, प्रबल अन्योन्य क्रिया का क्वांटा ग्लूऑन होता है। तो ये थी आपके पास थर्ड रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं इसकी लास्ट टाइप की रिएक्शन जो है आपके पास दुर्बल यानी वीक इंटरेक्शन। क्या है आपके पास वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन कहां कहां पे लगती है, तो उसके नाम से स्पष्ट है कि जहां पर बल कमजोर होगा, क्या होगा, जहां पर किसी पार्टिकल के बीच में बल कमजोर होगा वहां पर क्या लगेगा, आपका वीक इंटरेक्शन लगेगा। नाम से स्पष्ट है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग था तो वो क्या है आपके पास वीक इंटरेक्शन, फोर्थ नंबर का दुर्बल अन्योन्य क्रिया। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया क्या होती है आपके पास वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में क्या आता है, सबसे पहले तो ये कौन से कण के लिए मान्य होती है, तो जहां पर दुर्बल बल परिभाषित होता है, दुर्बल बल जहां पर लगेगा यानी जहां पर फोर्स है वो क्या होगा वीक होगा, यानी दुर्बल बल होगा वहां पर ये क्या लगेगी दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। कौन से कणों में होती है दुर्बल, तो ये होती है हमेशा लेप्टॉन कणों में। कौन से, लेप्टॉन कणों में दुर्बल क्रिया होती है। अब आप कहोगे कि ये लेप्टॉन कण कौन से है, तो लेप्टॉन कण वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउ इसकी एक फैमिली होती है। तो लेप्टॉन कण के बारे में अपन जो आगे होगा जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें आराम से अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, वहां पता लगेगा कि लेप्टॉन कण कौन से होते हैं। तो लेप्टॉन में क्या होता है कि ये कुछ फैमिली होती है इलेक्ट्रॉन म्यूऑन और टाउ, इसके बेस पे ये जो कहलाते हैं लेप्टॉन कण कहलाते हैं। तो जहां पर आपका लेप्टॉन कण होगा वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। तो अभी तो आपको यही याद रखना है कि जो दुर्बल क्रिया होगी वो कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन कणों में होगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बीटा डीके होता है, क्या होता है आपका बीटा डीके। और आप जानते हो कि बीटा डीके में आपके पास कुछ पार्टिकल निकलते हैं या कुछ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। तो जहां पर बीटा डीके का या बीटा डीके या बीटा अभिक्रिया जैसे अपन अल्फा बीटा गामा देखते हैं, तो बीटा अभिक्रिया परिभाषित होती तो वहां भी आपके पास क्या होगा दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। क्या होगी, दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। और जो इसकी परास होती है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 10⁻18 मीटर होती है। क्या होती है आपके पास 10⁻18 मीटर। और इसकी इंपोर्टेंट टर्म है जो इसका क्वांटा है, जो इसका क्वांटा है वो होता है आपके पास गेज बोसॉन। क्या होता है आपके पास गेज बोसॉन। तो ये भी एक पार्टिकल के नाम होते हैं जो अपन डब्ल्यू प्लस माइनस या जेड से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डब्ल्यू प्लस माइनस या जेड से लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है फोर टाइप की रिएक्शन है। तो ये जहां पर दुर्बल बल होगा, जहां पर फोर्स वीक होगा वहां पर ये काम करेगी। लेप्टॉन कणों के लिए होगी, तो लेप्टॉन कण जहां भी आपको दिखे वहां कौन सी रिएक्शन करनी है, वीक इंटरेक्शन करना है। बीटा डीके यानी बीटा अभिक्रिया कोई भी होती है या बीटा डीके होता है वहां पर हमेशा क्या होगी ये, क्योंकि बीटा डीके में आप जानते हो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या पॉजिट्रॉन निकलते हैं। तो ये दोनों क्या माने जाते हैं, लेप्टॉन कण माने जाते हैं। दोनों लेप्टॉन कण होने की वजह से ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। इसकी परास होती है वो ये होती है और इसका क्वांटा होता है वो गेज बोसॉन होता है। तो इसमें लिखिए आप 4 पॉइंट लगाइए दुर्बल अन्योन्य क्रिया, और इसमें लिखिए यह अन्योन्य क्रिया केवल लेप्टॉन कणों के लिए मान्य है। यह अन्योन्य क्रिया केवल लेप्टॉन कणों के लिए मान्य है। यह अन्योन्य क्रिया केवल लेप्टॉन कणों के लिए मान्य है।
क्योंकि यह अन्योन्य क्रिया दुर्बल बल के द्वारा परिभाषित होती है। क्योंकि यह अन्योन्य क्रिया दुर्बल बल के द्वारा परिभाषित होती है। फिर लिखो पॉइंट वाइज, यह अन्योन्य क्रिया दुर्बल होती है या वीक होती है। यह अन्योन्य क्रिया दुर्बल या वीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, बीटा श्रेय वाले सभी क्रिया में, बीटा डीके वाले सभी क्रिया में, बीटा डीके वाले सभी क्रिया में दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है। बीटा डीके वाले सभी क्रिया में दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया का क्वांटा गेज बोसॉन होता है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया का क्वांटा गेज बोसॉन होता है। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया की परास 10⁻⁻18 मीटर होती है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया की परास 10⁻18 मीटर होती है। और भारी नाभिकों के निर्माण में, और भारी नाभिकों के निर्माण में इस अन्योन्य क्रिया को काम में लेते हैं। भारी नाभिकों के निर्माण में इस अन्योन्य क्रिया को काम में लेते हैं। भारी नाभिकों के निर्माण में इस अन्योन्य क्रिया को काम में लेते हैं। तो ये आपके पास थी 4 टाइप की रिएक्शन। ये क्या थी आपके पास? 4 टाइप की रिएक्शन। अब इसमें एक कंपटीशन एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं उस क्वेश्चन को एक टेबल बना के लिखूंगा, जो अपन ने लिखा है उसको एक कंपेरेटिव भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास यदि 4 टाइप की रिएक्शन है, तो सारे तो याद नहीं रखने, बट कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट आपके पास कौन सी थी? ग्रेविटेशनल थी। तो फर्स्ट तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या? गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया यहीं पे लिख लेता हूँ। ये थी फर्स्ट। सेकंड कौन सी थी आपके पास? सेकंड थी आपके पास विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकत्व अन्योन्य क्रिया। बस लास्ट है, 2 मिनट और है। थर्ड थी आपके पास प्रबल अन्योन्य क्रिया। प्रबल अन्योन्य क्रिया। और फोर्थ थी आपके पास दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है। अब इन चारों में जो जो आप इंपोर्टेंट जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो फर्स्ट यदि मैं बात करूं कि ये किस पर लगते हैं, या फर्स्ट बात करूं मैं इसके क्वांटा क्या है, क्या इसके क्वांटा की बात करूं तो इस चारों का क्वांटा बताओ मुझे। आपने भी क्वांटा लिखा है कि इनके क्वांटा क्या क्या है। इसका क्वांटा तो क्या है? ग्रेविटॉन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा देना, कई बार पूछा जाता है। इसका क्वांटा क्या है? ग्रेविटॉन है। इसका क्या है आपके पास? फोटोन है। इसका क्या है आपके पास? जो प्रबल था उसका क्या था? ग्लूऑन था। और इसका क्या था आपके पास? गेज बोसॉन था। तो एक तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक इसकी बात करते हैं परास की, कि इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो अपन ने इसकी परास भी देखी है अभी चारों की, कि इसकी रेंज कितनी कितनी होती है। तो यदि मैं एक गुरुत्वाकर्षण की बात करता हूँ तो आपको पता होगा इसकी परास अनंत होती है। और विद्युत चुंबकत्व की परास भी कितनी होती है? अनंत होती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया की कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होती है, या मीटर में होती है। और जो दुर्बल है उसकी कितनी होती है? 10⁻18 मीटर होती है। क्लियर? एक ये ध्यान में रखना है। और आप इसमें क्या ध्यान में रख सकते हो? और तो बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये दो ही है, कि इसकी परास और क्वांटा। एक यदि ध्यान से रख सकते हो कि ये किस पर लगता है, किस पर लगेगा। तो किस पर लगेगा? जिसमें क्या होगा? द्रव्यमान उपस्थित होगा। क्या होगा इसमें? द्रव्यमान उपस्थित होगा। द्रव्यमान उपस्थित होगा। जिसका द्रव्यमान उपस्थित होगा उन सब पर लगेगा ये।
विद्युत चुंबकत्व में क्या होगा आपके पास, या तो फोटोन हो या क्या हो आपके पास आवेशित कण हो, आवेशित कण होने चाहिए, आवेशित कण पर लगेगा। ये क्या होगा, जो प्रबल अन्योन्य क्रिया है ये तो सभी पर लगती है, मतलब ऑलमोस्ट बोसॉन कणों पर लगती है, और ये जो लगती है वो किसके लिए लगती है, लेप्टॉन कणों पर लगती है। कौन सी, लेप्टॉन कणों पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से एक टेबल बना दो, और इस टेबल में ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है ये आप एक बार शो कर लो, ताकि आगे कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके लिए भी इजी रहे। तो यहाँ पे अपन ने 4 टाइप की जो अन्योन्य क्रिया पढ़ी है, इस पूरी यूनिट में यही अन्योन्य क्रिया बार बार आपके काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताई है। एक रेशो भी पूछा जाता है कई बार, वो रेशो भी लिख लो। स्ट्रॉन्ग का 1, इसका 1/37 जो फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये कहलाता है 10⁻42। एक अनुपात है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ये भी लिख लो। कहीं यदि इन तीनों का अनुपात पूछे तो वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो आज अपन ने ये पढ़ा, ये आपको जो टेबल है वो आपको 100% याद रखनी है, क्योंकि इसमें से कई बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं इसके क्वांटा क्या है, इसकी परास क्या है। तो 100% यदि आप कोई भी एग्जाम देते हो आगे जाके फिजिक्स लेवल का या एमएससी का, तो वहां पे 100% आपका एक क्वेश्चन इसमें टेबल में से मिलेगा। क्लियर, बना लो टेबल और ये लिख लो। ठीक है, तो ये अपन ने आज एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है कि एलिमेंट्री पार्टिकल किसे कहते हैं, पहले तो वो देखा। फिर जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो देखा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, या तो वो रिएक्शन, ये कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में थ्योरी पूछे, या फिर कुछ रिएक्शन देके पूछेगा कि कौन कौन सी रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। और सभी स्टूडेंट से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे वो लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि रिकॉर्डेड आप देखते हो, बट रिकॉर्डेड में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आप लाइव में रहोगे तो उसमें सब कुछ सारा मटेरियल कंसेप्ट होगा, और जो भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। तो यदि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप लाइव क्लास अटेंड करो। रिकॉर्डेड तो मैं केवल क्लास इसलिए दे रहा हूँ आपको रिकॉर्ड की हुई, कि आपको कभी कभार मिस हो जाए क्लास तो आप रिकॉर्डेड देख सको, बट आप डेली रिकॉर्डेड देखोगे तो वो वाला पॉसिबल नहीं है। यदि डेली आपका यही रेस्पॉन्स रहा कि लाइव नहीं, हम तो रिकॉर्डेड ही देखेंगे, तो रिकॉर्डेड देखने के लिए तो अपने पास मेहनत क्यों करनी है, फिर तो रिकॉर्डेड पड़ी है अपने पास पहले से ही यूट्यूब पे, या अपने वहां पे अपनी जो VCS फिजिक्स क्लास की एप्लीकेशन है वहां पे। तो मैं आपके लिए जस्ट डबल मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए लाइव क्लास में और उसके साथ आनंद लीजिए। तो आज के लिए तो इतना ही, कल अपन एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे। और कल जो भी स्टूडेंट यदि प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको ये यूनिट कभी भी ये कल वाली क्लास आप मिस करोगे तो आगे की कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल अपन अलग अलग तरह के पार्टिकल पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल शाम को 7 बजे।